घर की याद कविता में सावन के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन सजीले, दूसरा ऑप्शन पुण्य, तीसरा ऑप्शन पावन, चौथा ऑप्शन ये सभी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे घर की याद। घर की याद जिसे भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है और 11वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड के कोर्स के लिए निर्धारित है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं किसे घर की याद आ रही है और क्यों घर की याद आ रही है। बच्चों, ये घटना उस समय की है जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और भवानी प्रसाद मिश्र गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। इसीलिए इनको कविता का गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचनाओं में गांधीवाद झलकता है। और गांधीवाद से प्रभावित होकर आप अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र जेल चले गए थे, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे और जेल गए। और जेल प्रवास के दौरान जब वो जेल में रह रहे हैं उस समय उन्हें घर की याद आ रही है। और घर की याद आ रही तो घर की याद में क्या क्या है उसी को कवि ने अपनी लेखनी से एक ताना बाना बुना है। घर में किसकी याद आ रही, क्यों आ रही है, घर कैसा है, पूरा इस कविता में आपको पढ़ने को मिलेगा। और मैं इसकी व्याख्या लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा और यहाँ पर आपको ये बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में बीच बीच से क्वेश्चन आता है, टीचर लोग बीच से देते हैं और आप गलत कर देते हो, क्योंकि किताब के आखिर में दिया हुआ क्वेश्चन आप पढ़ते हो या सैम्पल पेपर का पढ़ते हो, लेकिन टीचर लोग बीच से क्वेश्चन देते हैं, वो मैं बताऊंगा। तो आप आइए व्याख्या शुरू करते हैं बिना देर किए। पहली लाइन है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कवि यहाँ कह रहा है, जेल में है, कह रहा है कि आज पानी गिर रहा है अर्थात बरसात हो रही है और बहुत बरसात हो रही है, रात भर गिरता रहा है और इस तरह से गिर रहा है कि प्राणों और मन को छप्पर छा जा रहा है। यहाँ पर पानी गिरने का दो अर्थ है, एक तो बरसात का पानी गिर रहा है सावन के महीने में, दूसरा खुद कवि की आंखों से आंसू गिर रहा है अर्थात पानी गिर रहा है। इसलिए पानी गिर रहा है में यमक अलंकार है। यमक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो यहाँ पानी गिर रहा में यमक अलंकार है, अर्थात यहाँ पर यह है कि बरसात का सावन का पानी भी गिर रहा है और लेखक की आंखों से पानी गिर रहा, और इतना गिर रहा है कि लेखक के प्राणों को और मन को घेरे हुए है, घेर लिया है। फिर बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर के मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कवि यहाँ पे कह रहा है कि बहुत पानी गिर रहा है। मैंने पहले बताया पानी गिरने का दो अर्थ है, एक सावन का बरसात का पानी गिर रहा है और दूसरा कवि की आंखों से पानी गिर रहा है। कवि की आंखों से पानी क्यों गिर रहा है? घर की याद आ रही है, घर के लोगों की याद में कवि की आंखों से आंसू आ रहा है, आंसू बह रहे हैं, लगातार आंसुओं की झड़ी लगी और इस तरह से झड़ी लगी हुई है कि पूरा उसका प्राण, उसका मन घर में ही पहुंच गया। इसीलिए कहा गया है कि प्राण मन घिर रहा है। जैसे बादल घेर लेते हैं तो बरसने लगते हैं, वैसे ही जो भावनाओं के बादल हमारे मन को घेर लेते हैं, हमारे प्राणों को घेर लेते हैं, तो आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अर्थात ये है कि जब जैसे बादल के घेरने से बरसात होती है सावन में, वैसे भावनाओं के बादल जब घेर लेते हैं तो हमारे आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है। वही कवि ने कहा है कि बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर नज़रों में तैर रहा है, अर्थात घर की याद आ रही। घर की मुझसे दूर जो है, घर क्या है? जो मुझसे दूर है। घर खुशी का पूर है जो, और घर कैसा है? जो खुशी से पूरा भरा पूरा है। पूर का मतलब परिपूर्ण है, मतलब घर जो है कवि का खुशी का कंप्लीट पैकेज है, किसी चीज़ की कमी नहीं। इसीलिए कवि कह रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र कि घर खुशी का पूर है जो। पूर का मतलब यहाँ शाब्दिक अर्थ परिपूर्ण होगा, लेकिन आपकी भाषा में कहा जाए कि घर खुशी का पूर मतलब घर में खुशी का कंप्लीट पैकेज है, किसी चीज़ की कमी नहीं। घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में कौन कौन है? चार भाई हैं और मायके में बहन आई है, मतलब ब्याही हुई बहन मायके आई है, और बहन आई है बाप के घर मतलब अपने पिता के घर आई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बड़े कष्ट के घर है, हाय रे परिताप के घर। परिताप का मतलब जहाँ बहुत अधिक कष्ट हो, अत्यधिक दुख हो, परिताप का अर्थ होगा अत्यधिक दुख। तो बहन ऐसे घर में आई है जहाँ बहुत दुख है, अत्यधिक दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि लेखक भवानी प्रसाद मिश्र जेल में है।
घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। घर ऐसा है कि घर से सब जुड़े हैं। घर में कौन कौन है? चार भाई हैं, चार बहनें हैं। और भाई क्या है? भुजा है, अर्थात भाई ताकत है घर की, और बहनें क्या हैं? प्यार है घर की। बहनों से ही प्यार होता है घर में, यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है। यहाँ भुजा भाई में दो अलंकार है। अगर हम भाक्षर की आवृत्ति लेंगे, भाक्षर रिपीट हो रहा है भुजा भाई, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और भुजा भाई में यहाँ उपमा अलंकार है कि मतलब भाइयों की तुलना शक्ति से की गई, भुजा से की गई, तो भुजा भाई में दोनों अलंकार है, उपमा और अनुप्रास भी। तो क्या हुआ? घर ऐसा है, घर से सब जुड़े हैं, सब ऐसे जुड़े हैं कि जिसको यहाँ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, अर्थात बहुत क्लोज्ड हैं। और चार भाई हैं, चार बहनें हैं। भाई भुजा हैं, घर की ताकत हैं, और बहनें प्यार हैं। तो भुजा भाई में भाक्षर के आवृत्ति का अनुप्रास, और बाकी फिर उपमा अलंकार है। और आगे क्या है? घर में कौन है? और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में हो गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। और माँ कैसी है मेरी? बिना पढ़ी लिखी है, एकदम अनपढ़ है, और ऐसा जैसे दुख में ही उसको गढ़ा गया है। मतलब उसका जो बिल्डिंग मटेरियल है जैसे दुख से ही बना होता है ना। कोई किसी का चेहरा बड़ा हंसमुख होता है, दुख रहेगा तब भी हंसता रहेगा, और किसी का चेहरा जीवन में शायद इतना दुख रहता है कि उस सुख जाना ही नहीं, तो खुशी में भी दुख ही दिखता है। तो ऐसा लग रहा है कि माँ दुख में ही गढ़ी हुई है, उसके चेहरे पे खुशी नहीं है। और माँ ऐसी है कि जिसकी गोद में सिर रख लिया तो फिर दुख नहीं रहेगा। खुद तो दुख में गढ़ी हुई है, लेकिन उसकी गोद में अगर सिर रख लिया तो दुख गायब हो जाएगा। फिर माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, माँ ऐसी है जिसकी स्नेह धारा का, प्रेम की धारा का यहाँ तक विस्तार है। पसारा मतलब विस्तार, फैलाव। कहाँ तक पसारा है? जहाँ पर लेखक या कवि है, अर्थात जेल में जहाँ है, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। उसको लिखना नहीं आता, इसलिए मैं उसका पत्र नहीं पा रहा। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। कह रहे पिताजी कैसे हैं? इस स्टैंजा में, इस पद में बता रहा है कवि कि पिताजी ऐसे हैं जिनको बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी नहीं व्यापा, अर्थात उन पर बुढ़ापे का कोई असर नहीं पड़ा। व्यापा मतलब समाया या मौजूद होना, व्याप्त होना से व्यापा बना हुआ। अर्थात कवि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है पिताजी हमारे ऐसे हैं जिन पर बुढ़ापे का तनिक भी असर नहीं है। और पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, इस पंक्ति में विशेषोक्ति अलंकार है। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। पिताजी ऐसे हैं जो अभी भी दौड़ जाएं, खिलखिला के हंस दें। दौड़े तो नौजवान भी शर्मा जाए उनके सामने, उनकी बराबरी न कर पाए, ये कहना चाह रहा है कवि। ठीक है। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल रचता। कवि कह रहा है कि पिताजी हमारे ऐसे हैं कि मौत से भी नहीं डरते हैं। हिचकने करते, यहाँ डरने से लिया जाएगा, तो मौत के आगे भी नहीं हिचकते, शेर के आगे न बिचके, शेर देखकर ही भी कोई घबराहट नहीं। बोल ऐसी आवाज़ इतनी बुलंद है जैसे लग रहा है कि बादल गरज रहा है, और काम इतना तेजी से करते हैं, इतनी फुर्ती से कि काम में झंझाल रचता है। और झंझा का मतलब होता है तूफान, तेज आंधी। तो इतना तेज काम करते हैं कि तेज तूफान भी उनके आगे शर्मा जाए। अर्थात पिताजी बड़ी तेजी से काम करते हैं, अर्थात पिताजी ऐसे हैं कि जिन पर बुढ़ापे का कोई असर नहीं है। दौड़ भी लेते हैं, इतना दौड़ लेते हैं कि नौजवान भी शर्मा जाए। खिलखिला के हंसते हैं, मौत से भी नहीं डरते हैं, शेर से भी नहीं डरते हैं, और बोलते हैं तो आवाज़ इतनी बुलंद है, कड़क है कि बादल भी जैसे लगे कि बादल गरज रहा है, और इतना तेजी से काम करते हैं कि झंझा तूफान भी शर्मा जाए। अर्थात बताना चाह रहा है कवि कि यहाँ पिताजी की सेहत में कोई फर्क नहीं, बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वस्थ हैं, चुस्त दुरुस्त हैं। और एक चीज़ और बताऊँ, जैसे बार बार आ रहा है घर नज़र में तिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, तो यहाँ राइम है। जहाँ राइम होता है अर्थात तुक मिलता है, तुक का निर्वाह किया जाता है, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। और इस पूरी कविता में दृश्यबिंब, दृश्यबिंब मतलब जहाँ चित्र दिखाई पड़े। जैसे कवि या लेखक जब कोई रचना रचता है और उसको पढ़ते समय आपके मानस पटल पर चित्र उभर आए, पिक्चर फॉर्म में चीज़ें घूमने लगी, तो वहाँ दृश्यबिंब होता है। आपने देखा। और ये कविता मुक्त छंद में लिखी गई है, और चित्रात्मक शैली भी कह सकते हैं, और इसमें दृश्य बिंब की भरमार है।
दृश्य बिंब, बिंब का मतलब प्रतिबिंब होता है। तो बिंब तीन तरह के होते हैं, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब। यहाँ पर हम सिर्फ दृश्य बिंब की चर्चा करेंगे, नहीं वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो दृश्य बिंब क्या है आप समझ जाएं कि जहाँ चीज़ें हमें पिक्चर फॉर्म में हमारे मन में उतर आएँ, वहाँ दृश्य बिंब होता है। और जो लाइन है, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरसता, इसमें उपमा अलंकार है। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। फिर पिताजी के बारे में बता रहे हैं, पिताजी क्या कर रहे हैं, सुबह उठे होंगे, अनुमान कर रहा है कवि कि गीता का पाठ किया होगा, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा होगा। फिर दंड 260 करके, दंड उठक बैठक ये होता है, सिटअप जिसको आप बोलते हैं, उसको हिंदी में दंड बोलते हैं, सिटअप ये। तो दंड 260 करके, खूब मुगदर हिलाकर लेकर, एक का वजन सा होता है, वो मुगदर बोलते हैं, उसको हिलाते हैं सेहत बनाने के लिए, जिसको आप डंबल कह सकते हैं। और फिर उसकी मूठ को मिलाते हैं ऐसे करके, ये चेस्ट के लिए होता है एक्सरसाइज। तो खूब जो डंबल या मुगदर को हिला करके ऐसे 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 करके, फिर ऐसे करके कई तरह से किया जाता है। तो ऐसे खूब हिला करके उनकी मूठों को मिला करके जबकि नीचे आए होंगे, जब कवि के पिता अर्थात भवानी प्रसाद मिश्र के पिता नीचे आए होंगे, तो नयन जल से छाए होंगे, आंखों में आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। हाय पानी गिर रहा है, सावन का भी और कवि की आंखों से भी। और उसी जो आंसू गिर रहे हैं कवि की आंखों से, उसमें घर तैर रहा है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। चार भाई हैं, चार भाई बहनें हैं, भाई भुजा हैं, ताकत हैं, बहनें प्यार हैं। खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी को नजर पड़े होंगे, कौन, चारों भाई चार बहनें, या तो खेल रहे होंगे या खड़े होंगे, उनको नजर पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, अर्थात व्यापक मतलब समाया, या यह है कि जिस पर बुढ़ापे का कोई असर ना हो यहाँ पर। अर्थात पिताजी जिनको बुढ़ापे का एक क्षण के लिए भी असर नहीं होगा, अर्थात बुढ़ापे का असर नहीं है, बूढ़े जरूर हैं लेकिन चुस्त दुरुस्त हैं, फिट हैं। तो पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर, वो देख करके रो पड़े होंगे। पांचवें का नाम लेकर वो रो पड़े होंगे। कौन, पिताजी। यहाँ पर कवि कह रहा है। पांचवा कौन है, स्वयं कवि भवानी प्रसाद मिश्र। पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे। पांचवा कौन है, पांचवा मैं स्वयं अभागा हूं। अभागा मतलब जिसका भाग्य खराब हो, भाग्यवान ना हो, जो भाग्यवान ना हो उसको अभागा कहते हैं, जिसका भाग्य अच्छा ना हो। तो कभी खुद को अभागा क्यों कह रहा है, क्योंकि वो जेल में बंद है। तो कह रहे पांचवा मैं हूं अभागा, वो पांचवा मैं ही हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा कहते थे पिताजी। सोने पे सुहागा मुहावरा है। सोने पर सुहागा ये होता है कि सोना बड़ा खूबसूरत है, लेकिन जिस पर सुहागा लगा दिया जाता है तो और खूबसूरत हो जाता है, जो उससे चमक आ जाती है। नहीं तो सोना सुंदर तो होता ही है, सुहागा लगाने से और सुंदर हो जाता है। तो अर्थात ये है, यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहा है कि हमारे चार भाई अच्छे हैं, लेकिन मैं उन पर सोने पर सुहागा हूँ। अगर उनमें मैं आ जाता हूँ तो और अच्छे लगने लगते हैं। चार भाई तो हैं, अच्छे हैं, लेकिन मेरी कमी से थोड़ा कमी महसूस हो रही। पिताजी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन जब मैं आ जाता हूँ तो सोने पर सुहागा हो जाता हूँ और सुंदर हो जाता हूँ, घर का माहौल अच्छा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे। मैं अभागा पांचवा हूँ, जिसे पिताजी सोने पे सुहागा कहते रहे हैं और प्यार में बहते रहे। मुझे सोने पे सुहागा कह करके प्यार अपना बहाते रहे, प्यार में बहते रहे। आज उनके स्वर्ण मतलब सोने के समान बेटे, लगे होंगे उन्हें हेठे, उन्हें कमतर लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा हूँ, बंधा बैठा हूँ अभागा, मतलब जेल में बंद हूँ। कब यहाँ कह रहा है कि आज उनके स्वर्ण बेटे मतलब सोने रूपी बेटे, तो स्वर्ण बेटे में रूपक अलंकार हो गया। लगे होंगे उन्हें हेठे, उनको हेठे लगे, हेठे मतलब कमतर, इंफीरियर, हीन। हिंदी में शब्द है हीन, अंग्रेजी में इंफीरियर, या हिंदी में और शब्द होगा कमतर। मतलब जो उनके सोने रूपी बेटे हैं उनको आज कम महसूस हुए होंगे, कमतर महसूस होंगे। क्यों कम महसूस होंगे, क्योंकि उन पर जो मैं सुहागा हूं, बंधा बैठा हूं, अभागा हूं। बंधा बैठा हूं मैं, ब अक्षर की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है।
और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। यहाँ कवि अनुमान कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि माँ ने कहा होगा और कहते समय दुख कितना बहा होगा पिताजी से कि आँख में किस लिए पानी, आँख में क्यों पानी रखे हो, वहाँ अच्छा है भवानी, भवानी वहाँ अच्छा है। यह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लिखी है। वो तो तुम्हारा मन समझ करके, अपनापन समझ करके, तुम्हारा अपनापन समझ करके, तुम्हारी इच्छा समझ करके गया है सो ठीक ही है, बुरा क्या है, यह तुम्हारी लिखी है, तुम भी तो उसी लीक पर चलने वाले। अर्थात लेखे कवि की माँ कह रही है कि आंखों में पानी क्यों रखते हो, किसी बुरे काम में तो गया नहीं, देश की आज़ादी की लड़ाई में जेल गया है और ये तुम्हारा ही मन समझ करके, तुम्हारी ही भावना समझ करके, तुम्हारे ही पद चिन्हों पर चल रहा है, गया है और ये तुम्हारी ही बनाई लीक है, अर्थात तुम्हारे पद चिन्हों पर चल रहा है तो गया है तो ठीक है, क्या बुरा है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ले जाता। अगर उस रास्ते पर चलने से अर्थात आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने से और आज़ादी की लड़ाई में भाग लेते हुए जेल जाने से अपना कदम पीछे हटाता तो मेरी कोख को लज्जित करता, शर्मिंदा करता। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। कच्चे का अर्थ यहाँ पर कमज़ोर है, कच्चा तो अलग अर्थ होता है लेकिन यहाँ पर कच्चे का अर्थ कमज़ोर लिया जाएगा कि इस तरह हो न कच्चे, मन को कच्चा मत करो, मन को छोटा मत करो, मन को कमज़ोर मत करो, नहीं तो और बच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे रोने लगेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। अनुमान लगाकर जेल में बैठे बैठे कवि कह रहा है कि तब पिताजी ने क्या जवाब दिया होगा। पिताजी ने कहा होगा कि हाय, और कहते हुए कितना कष्ट सहा होगा अपनी आत्मा पर, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ, मैं कहाँ रोता हूँ, धीर मैं खोता कहाँ, मैं धैर्य कहाँ खो रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे कभी कह रहा है कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुणे पावन, तुम बरस लो वह न बरसे, पांचवें को वह न तरसे। कह रहे हैं कि आए हरे भरे सजीले सावन, ए मेरे पुण्य पवित्र पावन, तुम बरस लो वह न बरसे। कवि सावन से कह रहा है कि अय हरे भरे सजीले सावन, हरे भरे सजीले सावन है विशेषण है, कह रहा है कि और पुण्य पावन, पुण्य मतलब पवित्र, सॉरी पुण्य मतलब पुण्य होता है, पावन मतलब पवित्र, तो कह रहा है अय हरे सावन तुम बरस लो लेकिन वह न बरसे, पांचवें को वह न तरसे। पांचवें अर्थात कवि के लिए हुए तरसे ना। और यहाँ सावन की जो ऋतु है उसका कवि ने मानवीकरण किया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। फिर क्या बोल रहे हैं, सावन के माध्यम से संदेश भेज रहा है कवि, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही, मैं बहुत मजे में हूँ, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। यहाँ बस शब्द में यमक अलंकार है, एक बार बस का अर्थ केवल होगा और अगली बार नियंत्रण होगा। कह रहा कि मैं मजे में हूँ सही है, घर में नहीं हूँ बस यही है, बस यही फर्क है कि केवल घर में नहीं हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है, लेकिन यह बस बहुत बड़ा बस है, बहुत बड़ा मतलब व्यवस्था पैदा कर रहा है, अर्थात नियंत्रण लगा दे। और इसी बस से सब विरस है, इसी बस से, इसी विवश होने से, इसी बस के नियंत्रण से सब कुछ नीरस हो गया। विरस मतलब नीरस। तो यहाँ बस शब्द में एमक अलंकार है और यही किंतु यह बस बड़ा बस है, तो बस बड़ा बस में बा अक्षर की आवृत्ति के कारण अनुप्रास भी है। बस बड़ा बस में बा अक्षर की आवृत्ति के कारण अनुप्रास है और बस के कारण बस यही है, इसमें क्या है, एमक अलंकार है। तो मैं मजे में हूँ सही है, घर में नहीं, बस यही एक कमी है, किंतु यह बस बड़ा बस है, यही बस जो है बहुत बड़ा बस है, मतलब बहुत सब कुछ गड़बड़ कर दिया है और इसी बस से, इसी बस के कारण सब कुछ विरस है, सब कुछ नीरस है। किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा। लेकिन ये सब बात उनको मत महल बोलना। कौन बोल रहा है, कवि, कि यह सब बात मेरे पिता को मत बताना, उनसे कहना कि मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मतलब साहित्यकार हूँ तो पढ़ता लिखता हूँ, बेकार नहीं बैठा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, उनसे कहना कि काम कर रहा हूँ। नाम करता हूँ कि कहना, आपका नाम भी कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। बोलना कि सब लोग हमें चाहते हैं और किसी प्रकार का शोक ना करें, पिताजी को कहना। सावन से कवि कह रहा है कि जो मेरी परेशानी है वो मत बताना। यहाँ सावन का मानवीकरण हुआ है। उनसे कहना कि मैं लिख पढ़ रहा हूँ, सृजन के काम में लगा हूँ, ऐसा नहीं कि फालतू बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ
और काम ही नहीं कर रहा हूँ, आपका नाम भी कर रहा हूँ, लोग मुझे चाहते हैं। पिताजी को बोलना कि कोई शोक नहीं करेंगे। काम करता हूँ कि कहना में क अक्षर के आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। और क्या कहना पिताजी से? मस्त हूँ मैं, किसी बात की चिंता नहीं करना। कातने में व्यस्त हूँ, कातने मतलब सूत कातने में। ये वो दौर था जब गांधी जी के चरखा आंदोलन से लोग जुड़े थे। चरखे से सूत काटना देश की आज़ादी में भाग लेने जैसा था, बड़ा सम्मान का प्रतीक था। गांधी जी चरखा चलाते थे, सूत काटते थे। मतलब ये था उस समय विदेशी वस्त्र नहीं पहनते थे लोग, जो बाहर की मिलों में बने होते थे ब्रिटेन की। तो उससे क्या होता था कि यहाँ वो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते थे। तो उस समय कुल मिला के समझिए चरखे से सूत काटना आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक था, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का प्रतीक था। वजन 70 शेर मेरा, और वजन 70 शेर था। 70 शेर मतलब एक शेर 1 किलोग्राम से लगभग 50 ग्राम कम होता है। उस समय पुराने जमाने में नाप तौल का पैमाना शेर था। तो वजन 70 शेर अर्थात लगभग 70 किलो मेरा, और भोजन ढेर मेरा, भोजन भी ढेर सारा है। कूदता हूं खेलता हूं, दुख डट कर ठेलता हूं। खेलता कूदता हूं, दुख को डट कर के ठेल देता हूं। मतलब पूरी ताकत लगाकर दुख को अपने आप पास पास नहीं आने देता हूं, इतने समर्पण से करता हूं। और कहना मस्त हूं मैं, यो न कहना अस्त हूं मैं। और कहना कि मैं मस्त हूं, ये मत कहना कि मैं अस्त हो गया हूं या निराश हूं। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, कहना देना जागता हूं आदमी से भागता हूं। कभी कह रहा है हाय रे, बादल से कह रहा है ऐसा न कहना, जो है वैसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, मतलब सच मत बताना। कहना देना जागता हूँ, ये मत बताना है कि मैं रात भर जागता रहता हूँ, नींद नहीं आती। ये मत कहना कि आदमी देख के भागता हूँ, क्योंकि जेल में बड़ी यंत्रणा मिलती है लोगों को ना, तो इसलिए आपको आदमी से डर लगने लगता है। कहना देना मौन हूँ मैं, ये मत कहना कि मैं मौन हूँ। आदमी बोलना भी बंद कर देता है। खुद ना समझूं कौन हूँ मैं भूल गया हूँ। क्योंकि उस समय तो और भी ज़्यादा था, ब्रिटिशर्स की जेल में इतनी यातना इतना टार्चर करते थे कि लोग टूट जाते थे। तो कहना देना मौन हूँ मैं, मत कहना कि मैं मौन हूँ। खुद ना समझूं कौन हूँ मैं खुद नहीं समझ रहा हूँ कौन हूँ। देखना कुछ बक न देना, देखो जल्दी में कुछ फालतू की बात मत बोल देना। उन्हें कोई शक न देना, ऐसा मत करना कि उन्हें कोई शक हो। हे सजीले हरे सावन, आए सजीले हरे भरे सावन, हे कि मोरे पुण्य पावन, आए पुण्य पावन। तुम बरस लो वह न बरसे, तुमको जितना बरसना है बरस लो, लेकिन वह अर्थात कवि के पिता न बरसें। पांचवें को वह न तरसें, पांचवें के लिए न तरसें, उनकी आंखों में आंसू न आए। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? हे सजीले हरे सावन में मानवीकरण अलंकार है। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर सावन का मानवीकरण किया गया। मानवीकरण क्या होता है? जब किसी घटना को, गैर मानवीय घटना को मनुष्य की तरह प्रस्तुत किया जाता है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। आइए अब इस पाठ पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। बिन पढ़ी और स्नेह धारा शब्द है तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, योग रूढ़ शब्द या सामासिक शब्द। चौथा ऑप्शन सामासिक शब्द। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर सामासिक शब्द। अगला प्रश्न लेते हैं। घर की याद कविता में सोने पर सुहागा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है। पहला ऑप्शन बहन के लिए, दूसरा ऑप्शन भाइयों के लिए, तीसरा ऑप्शन कवि के लिए, चौथा ऑप्शन कवि के पिता के लिए। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर कवि के लिए। अगला प्रश्न लेता हूं। घर की याद कविता में सावन के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन सजीले, दूसरा ऑप्शन पुण्य, तीसरा ऑप्शन पावन, चौथा ऑप्शन ये सभी, उपरोक्त सभी। 5 4 3 2 1 0। और सही उत्तर क्या हुआ? उपरोक्त सभी या ये सभी। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। घर की याद कविता की पंक्ति में बस बड़ा बस में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन यमक, दूसरा रूपक, तीसरा उपमा, चौथा अनुप्रास। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर अनुप्रास।
आइए अब एक दो बड़े प्रश्नों को ले लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन्हीं को ले रहा हूं, ज़्यादा प्रश्नों को नहीं लूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और अधिक प्रश्न अगर आप करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, दूसरे वीडियो में मैं प्रश्नों का अलग से वीडियो बना दूंगा। अत्यंत महत्वपूर्ण दो प्रश्न। पहला प्रश्न, तुम बरस लो वह न बरसें, पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थात तुम बरस लो वह न बरसें के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, इसका भावार्थ, इसका मतलब यह है कि कवि कह रहा है सावन से, सजीले और हरे सावन से, कि आए सावन तुम बरस लो, तुम्हें जितना बरसना हो बरस लो, क्योंकि तुम्हारे बरसने से लोगों का भला होगा, जगह का कल्याण होगा, किसानों का भला होगा, फसलें हरी भरी हो जाएंगी। लेकिन वह न बरसें, अर्थात मेरे पिता के, अर्थात कवि की आंखों, पिता के आंखों में आंसू नहीं आए। कवि ये कहना चाह रहा है कि तुम बरस लो लेकिन मेरे पिता की आंखों से आंसू न बरसे, अर्थात कवि के पिता की आंखों से आंसू न बरसे। तुम बरस लो वह न बरसे, कवि अपने पिता की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता है। पांचवें को वह न तरसे, ऐसा नहीं कि मेरे दुख में, अपने पांचवें बेटे के दुख में, उसके कष्ट के कारण उनकी आंखों में आंसू आए। कवि चाहता है कि ऐ सावन जितना बरसना हो तुम बरस लो, लेकिन मेरे पिता की आंखों में आंसू ना आए, वह पांचवें को ना तरसे, अर्थात उनकी आंखों में आंसू नहीं आए। वो आशय ये है कि कवि अपने पिता की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता है, कवि अपने पिता को दुखी नहीं देखना चाहता है, कवि अपने कारण, क्योंकि स्वयं जेल में बंद है, इस कारण अपने पिता को दुखी नहीं देखना चाहता है। अगला प्रश्न लेता हूं, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। आपकी कविता में है, मैं मजे में हूँ सही हूँ, घर नहीं है बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। तो इस पंक्ति में बस शब्द 4 बार आया है। पहली बार बस का अर्थ केवल है, अर्थात छोटी सी बात। दूसरी बार बस शब्द का उल्लेख पहले बस शब्द का वर्णन करने के लिए, जो पहली बार बस बोला है उसका वर्णन करने के लिए हुआ है। और तीसरी बार बस शब्द का प्रयोग बहुत बड़े महत्व वाला है। और चौथी बार बस शब्द बेबसी के भाव के लिए हुआ है, अर्थात सब कुछ होने के बाद भी बस प्रियजनों के साथ न होना ही, सभी रसों से वंचित होना है, सभी रसों से दूर हो जाना है, नीरस हो जाना है। यहाँ बस कई अर्थों में आया है, अर्थात बस का एक तो केवल अर्थ है, दूसरा नियंत्रण के अर्थ में है। इस तरह से इस पाठ पर आधारित जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, मैंने उन्हें इस वीडियो में समेटने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।